Good morning, students. Welcome to the economics class. Today, in continuity with the topic problem of poverty in India, we are going to discuss causes of poverty in India and suggestions for its alleviation. So, students, what are the causes of poverty in India? हम बात करते हैं कि poverty है इंडिया में, बट उसके रीज़न क्या हैं? दोज रीजंस जो इकोनॉमिस्ट ने स्टडी करे और इन डीप स्टडी के बाद हमारे सामने आए हैं, इट इंक्लूड्स लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत कम स्पीड के साथ ग्रो कर रही है। जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है सिंस इंडिपेंडेंस, ये सिर्फ 5% है। मतलब हर साल सिर्फ 5% के हिसाब से हमारी जो कह लो कि एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और साथ के साथ जो हमारी पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें कि जैसे पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, उसके हिसाब से तो उसके कंपैरिजन में तो ये जो हमारी ग्रोथ रेट है सिर्फ 3% रह जाती है। सो एज अ रिज़ल्ट जो नेशनल इनकम में हमारी ग्रोथ हो भी रही है, उसका जो बेनिफिट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, राइट। सो ये एक रीज़न है पॉवर्टी इन इंडिया का। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। बेटे एक रीज़न ये है कि हमारी जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर में अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी भी हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, हम मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर मेथड्स यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और ट्रेडिशनल टेक्निक्स, घटिया पुरानी मेथडोलॉजी के साथ वो काम कर रहे हैं, तो इनकम कैसे ग्रो होगी? यही रीज़न है कि हमारे जो फार्मर है वो भी पुअर है। देयर इज़ ऑल्सो लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका रीज़न ये भी है कि रिसर्च पे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन 2006-07 हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी सिर्फ 11.6% थी। एंड 2012-13 में जस्ट 1% से हमारी ग्रोथ रेट हुई है। और 2013-14 में तो 0.4% से हमारी ग्रोथ रेट हुई है इंडस्ट्रीज़ में। सो अगर इस हिसाब से कह लो कि सिंगल डिजिट डेसिमल में आपकी ग्रोथ रेट हो रही है, जहाँ पे मोर देन 90% जो आपकी वर्क फोर्स है वो इंडस्ट्रीज़ या कह लो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑक्यूपाइड है, तो वहाँ पे कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा? सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है स्लो होने का भी एक रीज़न ये है कि इससे हमारी पॉवर्टी बढ़ रही है। देयर इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि 1951 में हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है 36 करोड़ थी, और 2011 में हमारी पॉपुलेशन हो गई है 121 करोड़। तो सी द लेवल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक ब्लास्टिंग रेट के साथ हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो ये रीज़न है कि जब पॉपुलेशन इतनी तेज़ ग्रो कर रही है तो जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसका जो बेनिफिट है वो सबको नहीं मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट भी सब लोगों को नहीं मिल पाएगा, राइट। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ एन अनदर रीज़न बिहाइंड द पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट रीज़न बेटा, इन्फ्लेशन। Due to various reasons, the rate of increase in prices or inflation has always been high in India. बहुत सारे रीज़न है, काला बाजारी है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिस वजह से जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और जो डिमांड पुश फोर्सेस हैं वो प्राइजेस को हाइक कर देते हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। और इन्फ्लेशन फर्दर पावर्टी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अंडर यूटिलाइजेशन एंड मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे अंडर यूटिलाइज रह गए हैं, जैसे सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को हम ज़्यादा नहीं पॉपुलरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, ये सारा कुछ, कोल,
इन चीज़ों का ज़्यादा यूजेज हो रहा है. सो कॉन्सिक्वेंटली मास पॉवर्टी कंटिन्यू टू प्रिवेल्स इन द कंट्री. हाँ जी मैडम, नेक्स्ट रीज़न बिहाइंड द पॉवर्टी इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी. ये सारे रीजंस हैं पॉवर्टी के पीछे. अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब एक बंदे के पास रोज़गार नहीं है, काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है. 2015-16 के सर्वे के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज़ में इंडिया में 4.7% जो पीपल है दे आर अनएम्प्लॉयड, एंड अर्बन एरियाज़ में 5.5% पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड, एंड ओवरऑल 4.9% जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड है इंडिया में. ठीक है. अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये लोग क्राइम करेंगे, ठीक है, दे विल गो फॉर बेगिंग, राइट. इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन दे आर सफरिंग फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि मान लो गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं कि 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वेजेस देनी चाहिए, बट जो एम्प्लॉयर है वो 250 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वेजेस दे के 2 बंदों को हायर कर रहे हैं एक की जगह पे. तो उसको तो 2 लोगों का काम मिल रहा है, बट वो वेजेस हाफ पे कर रहे हैं. अब 250 रुपये से वो वर्कर क्या खर्चा करेगा अपने घर का, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. दे हैव टू एक्सेप्ट द लेस वेजेस. दिस इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट. इसके अलावा इंडिया में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब एक बंदे का काम 2 बंदे मिलके कर रहे हैं. जैसे एक फार्म है, फार्म में 3 लोगों से पूरा काम हो सकता था, बट फैमिली के 10 लोग हैं, वो 10 के 10 मेंबर अब उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है. तो अब ऑब्वियसली जो उस फार्म की इनकम आएगी वो 10 लोगों में भी तो डिवाइड होएगी. तो पर पर्सन क्या इनकम जनरेट हुई हमारी, पर पर्सन जो इनकम है इट विल फेल डाउन, ठीक है. तो इससे क्या हुई, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हुई. मतलब इतना काम करने के बावजूद भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज नहीं हो सका. इसके अलावा अनएम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी एक रीज़न है. अनएम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है हमारे देश में? देखो बेटे, एक तो लिटरेसी का लेवल डाउन है, एंड जो बच्चे हैं आजकल के यूथ हैं दे आर नॉट रेडी टू डू द हार्ड वर्क. हार्ड वर्किंग वाली जॉब नहीं वो करना चाहते. वो सूट बूट डालकर दे आर रेडी टू वर्क एट लेस वेजेस, बट दे आर नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क. तो पढ़ के भी वो कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं उनमें आ रही हैं, टेक्निकल स्किल्स नहीं अगर जनरेट हो रही हमारी स्टडी पैटर्न से, तो ये भी पॉवर्टी में एक एडिशन करती है. नेक्स्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है देश में. अभी भी मतलब कह लो कि नॉमिनल बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर हम बात करें कि पेंशन स्कीम्स में कुछ गवर्नमेंट तो अभी भी पर पर्सन मंथली 200 या 300 रुपये पे करती हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं. और बेटा 200-300 रुपये में वो सीनियर सिटीज़न अपने महीने का खर्च कैसे उठाएगा? ठीक है, उसको कुछ हो सकता है उसको अपनी दवाई पे भी खर्चा करना है, उसको अपने घर पे भी खर्चा करना है, खाने पीने पे भी खर्चा करना है. तो मतलब एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे एक नॉमिनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये भी एक रीज़न है कि वो पॉवर्टी को बढ़ावा मिल रहा है. देर आर सर्टेन पॉलिटिकल कॉजेज ऑल्सो. देखो, हर इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट का स्लोगन होता है गरीबी हटाओ, बट इवन देन गरीबी तो हटी नहीं. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का वोट बैंक तो ये गरीबों से ही है ना. अगर ये गरीबी हटेगी, ठीक है, तो क्या होगा, लोग समझदार हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कि कौन हमें बुद्धू बना रहा है. तो गवर्नमेंट इंटेंशनली दे आर नॉट पुटिंग देयर सीरियस एफर्ट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी. दैट इज़ अ रीज़न कि पॉवर्टी कम होने की बजाय बढ़ रही है, ठीक है ना. बिसाइड दिस देर इज़ रिग्रेसिव सोशल सेटअप ऑल्सो. रिग्रेसिव सोशल सेटअप मीन्स अभी भी जो हमारे देश के लोग हैं वो पेसिमिस्टिक हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच है उनकी, नैरो माइंडेड है, सुपरस्टिशियस बिलीफ वाले हैं. तो अभी भी लोग कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने पर्सनल रीजंस के लिए. तो ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी के बढ़ावा होने का. मतलब जो लोग एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो अपने हार्ड अर्न मनी अपनी फैमिली पे स्पेंड ना करके इन जो कह लो कि जो ये चालबाज लोग हैं इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बंदा तो अभी भी गरीबी में धंसा हुआ है.
Beside this, there is also poor implementation of government policies and program. गवर्नमेंट ने बहुत प्रोग्राम्स बनाए हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा, श्रमिक रोजगार योजना, बट ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इतना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अभी भी इन प्रोग्राम्स में करप्शन है, ठीक है, जो फंडिंग है वो प्रॉपरली सबमिट नहीं हो पाती है जो कंसर्न पर्सन्स हैं। So thus it becomes clear that the poverty continues to persist in India due to various economic, social and political and economic reasons. So one way or the other way poverty still prevails. Now the question is how we can remove this poverty elevation program. ठीक है, so it is a big challenge, India's next big challenge कि हम कैसे poverty को reduce कर सकते हैं, right? So there are certain suggestions. First is there is need of faster and inclusive economic growth. ग्रोथ रेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है बेटे कि हमारी जो ग्रोथ कह लो कि हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम ज़्यादा फोकस करें। हम अभी भी हमारी जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। एग्रीकल्चर में पता है ज़्यादा स्कोप नहीं है ग्रोथ का। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें तो शायद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो और बढ़ सकती है, ठीक है। अभी भी देखो हम छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हम फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले लो मोबाइल फ़ोन, इंडिया में कोई एक ऐसी अच्छी कंपनी नहीं है जो मोबाइल फ़ोन बनाए, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के शेयर को अगर वॉच आउट करो तो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, जापानीज़ कंपनीज़ हैं जिनका मैक्सिमम शेयर है, ठीक है। तो 80 to 90% जो मोबाइल शेयर है वो साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ये लोग कंट्रीज़ कमा जाती हैं। तो क्या हम अपनी इतना देश बड़ा बना हुआ है, इतना वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या हम एक मोबाइल फ़ोन नहीं बना सकते? हमें पता है कि 121 करोड़ है की पॉपुलेशन और हर एक बंदे के पास मोबाइल है। तो अगर हम खुद अपना फ़ोन्स बनाते, मोबाइल्स बनाते, तो वो हमारे देश के लोगों में उसकी इनकम ट्रांसफ़र होती, राइट। सो देयर इज़ नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज़ ऑल्सो। अगर एग्रीकल्चर में मोर देन 50% पॉपुलेशन लगी हुई है तो क्यों ना उसमें और रिसर्च किया जाए, जो एग्रीकल्चर ऑलरेडी बैकवर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए, राइट। सो देयर इज़ नीड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ एरियाज़ जो हैं गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करे हुए हैं, क्यों ना उन सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप कर दिया जाए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी प्रमोटेड। देयर इज़ नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑल्सो। पॉपुलेशन अगर बेटी बढ़ती रहेगी तो जितने भी हमारी ग्रोथ हो रही है उसका जो बेनिफिट है वो सबके पास नहीं पहुंच पाएगा। सो देयर इज़ नीड ऑफ वेल प्लान्ड पॉलिसी, राइट। देयर इज़ नीड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑल्सो। अगर महंगाई बढ़ती रहेगी, महंगाई कब बढ़ती है? जब होर्डिंग होती है, ठीक है। इसका एक रीज़न बेटे पॉपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड, सबको पता है कि जो डिमांड को अगर बढ़ रही है उसको और बढ़ाया जा सकता है अगर हम चीज़ों को होर्डिंग कर लें। अभी भी कुछ ब्लैक मार्केटर्स हैं जो चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं पूरी मार्केट्स में से, जैसे अनियन है, पोटैटोज़ हैं, इनको सीज़न में, पर्टिकुलर सीज़न में उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी में परचेज़ करके देन दे विल स्टोर द गुड्स। ऑब्वियसली मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगी, देन प्राइजेस विल राइज। तो ये भी एक रीज़न है पावर्टी के पीछे। तो हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रॉपरली, ठीक है। हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करें, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करें ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके, ठीक है, जिससे कॉस्ट ऑफ आउटपुट भी कम हो सके। देयर इज़ नीड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन अनएम्प्लॉयबिलिटी। देखो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले कोर्सेज रन करें ताकि जो बच्चा पढ़ाई करके निकलता है, यूथ स्टडी करके निकलता है, तो उसके पास जॉब्स हों। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसमें मैक्सिमम इंडियन फोर्स को हम इंगेज कर सकते हैं, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनका सोर्स ऑफ अर्निंग इंक्रीज हो। देयर इज़ नीड ऑफ इफेक्टिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऑल्सो। गवर्नमेंट को
सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हैं वो बढ़ानी चाहिए। ऑल्दो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बट स्टिल जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनका प्रबंध भी सरकार को करना पड़ेगा, ठीक है। विडो पेंशन स्कीम्स जो हैं उनको भी थोड़ा इफ़ेक्टिव मैनर में हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देर मे बी सब्सिडाइज्ड और फ्री सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी टू द पुअर पीपल। गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, बट अगर उसमें से करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो ये जो स्कीम है ज़्यादा हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। देयर इज़ पर्सनल एंड रीजनल अनइक्वलिटी ऑल्सो, ठीक है। कुछ जो रीजंस हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अगर हम इंडिया के मैप में देखें, कुछ स्टेट्स हैं बेटे वो ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, उनका टैक्सेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी बैकवर्डनेस है। तो रीजनल जो डिफरेंसेस हैं उनको बैकवर्डनेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखो अभी भी महाराष्ट्र है, पंजाब है, ये रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, जो पुअर पीपल है वो माइग्रेट होकर जाते हैं, उन एरियाज़ में इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट का बेनिफिट है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि सारे रीजन्स में डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ताकि उनको भी अपने लेबर्स को भी अपना घर छोड़ के दूर ना जाना पड़े, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेसिव सोशल आउटलुक। लोगों को अपने आउटलुक को भी चेंज करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड कि ऑप्टिमिस्टिक रवैया हो, साइंटिफिक अप्रोच हो, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो, ठीक है। एंड धर्म के नाम पे हमें कोई बेवकूफ़ ना बनाए, ये हमें खुद ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम खुद किसी के बातों में आकर अपनी हार्ड एंड मनी को उनको ना ट्रांसमिट करें। देयर इज़ नीड ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिकल विल ऑल्सो। तो जो गवर्नमेंट है उसकी सिंसियर अप्रोच हो, सिंसियर एफर्ट्स हों पॉवर्टी से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी विल बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ एक वोट बैंक की तरफ ना देखें, मतलब पॉपुलेशन की तरफ देखें कि वो बेचारे लोग क्या करेंगे इतनी गरीबी में। तो कई उस घर तो ऐसे हैं जहाँ पे बेटे उनको दो टाइम के खाना भी नसीब नहीं होता। तो गवर्नमेंट को अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। देयर इज़ नीड ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। सो सेम पॉइंट है, गवर्नमेंट को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर इस तरह का सेक्टर है जिसमें मैक्सिमम लोगों की आने की जो एम्प्लॉयबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। तो गवर्नमेंट को कोर्सेज इस हिसाब से डिज़ाइन करने चाहिए कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में, जिसमें जो हमारा यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, right? So on at the end we can conclude that the problem of poverty is still persisting in India, and there are several reasons for it. However, it can be alleviated through well planned, dedicated and sincere efforts in the long period. For this, along with the efforts on economic front, social and political transformation is also needed in the country. So that's all. Thank you so much.